नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम रिलायंस के फाइनेंशियल ईयर 26 के स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की एक एग्जीक्यूटिव समरी पे डाइव इन करेंगे। एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये एनालिसिस पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें या अपनी खुद की रिसर्च करें। तो आज के इस रोड मैप में हम प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स, डिजिटल और रिटेल स्केलिंग, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ग्रीन एनर्जी की प्रोग्रेस और आखिर में उन की माइलस्टोन्स को कवर करेंगे जिन पर आपको आगे नजर रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो कंपनी के टॉप लाइन फाइनेंशियल्स में एक बहुत ही सॉलिड रेजिलियंस और मोमेंटम दिखाई देता है। ये नंबर काफी इंप्रेसिव है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एबिटा में साल दर साल 13.5% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है और साथ ही टोटल रेवेन्यू भी 10% बढ़ा है। सीधा सा मतलब है कंपनी का कोर बिजनेस शानदार परफॉर्म कर रहा है। और ये ग्रोथ आ कहां से रही है, ये सबसे दिलचस्प बात है। अब कंपनी के कंज्यूमर बिजनेसेस यानी जियो और रिटेल टोटल एबिटा में 55% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। और अच्छी बात यह है कि इस ग्रोथ के बावजूद नेट डेट टू एबिटा रेशियो को 0.64 के एक बहुत ही हेल्दी लेवल पर मेंटेन रखा गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है डिजिटल सर्विसेज और रिटेल स्केलिंग। चलिए देखते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर्स कितनी तेजी से स्केल अप हो रहे हैं। डिजिटल सर्विसेज का स्केल देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। जियो का टोटल सब्सक्राइबर बेस अब 524 मिलियन को पार कर गया है। सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में 36.3 मिलियन नए यूजर्स जुड़े हैं। और 5G एडॉप्शन की स्पीड तो और भी कमाल की है। 268 मिलियन यूजर्स अब 5G नेटवर्क पर हैं। आपको बता दूं, चीन के बाहर किसी भी सिंगल ऑपरेटर के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा 5G यूजर बेस है। इसी के साथ प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू यानी ARPU भी बढ़कर 214 रुपये हो गया है। बात अगर फिजिकल कॉमर्स की करें तो रिटेल सेगमेंट ने 20,000 स्टोर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे क्वार्टरली रेवेन्यू 98,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। और हाँ, अगर आप हाइपर लोकल डिलीवरी ट्रैक करते हैं तो जियो मार्ट के डेली ऑर्डर्स में 300% का मैसिव जंप देखने को मिला है। डिमांड बहुत तगड़ी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जियोपॉलिटिकल और एक्साइज रिस्क। डोमेस्टिक ग्रोथ तो शानदार है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल टू केमिकल्स या O2C सेगमेंट को कुछ सीरियस स्पीड बम्प्स का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां बैलेंसिंग एक्ट समझना जरूरी है। मिडल ईस्ट के तनाव की वजह से माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट 10 से 15 गुना तक बढ़ गई। साथ ही क्रूड पर 20 से $30 प्रति बैरल का प्रीमियम भी लगा। लेकिन ऑपरेशनल रेजिलियंस देखिए, कंपनी ने तुरंत अपनी क्रूड सोर्सिंग को वेनेजुएला, रूस, ब्राजील और मेक्सिको जैसे ऑल्टरनेटिव रीजन में शिफ्ट कर दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन के अलावा डोमेस्टिक लेवल पर भी एक चैलेंज है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED का वापस आना। यह एक ऐसा फैक्टर है जो फ्यूचर O2C मार्जिन पर सीधा असर डाल सकता है और एनालिस्ट्स इसके फाइनेंशियल इंपैक्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए अब फ्यूचर पर फोकस करते हैं। सेक्शन 4, ग्रीन एनर्जी और गीगा फैक्ट्री प्रोग्रेस। इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो यहां लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी हैं। हाल ही में सैमसंग CNT के साथ एक बहुत बड़ी ग्रीन अमोनिया सप्लाई डील साइन हुई है। इसके साथ ही 20 गीगावाट की सोलर और 100 गीगावाट आर की बैटरी गीगा फैक्ट्रीज तेजी से कमीशन हो रही हैं। गोल एकदम क्लियर है, चीन के बाहर दुनिया का लीडिंग LFP बैटरी मैन्युफैक्चरर बनना। इस बीच खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स का काम भी फुल स्पीड में चल रहा है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, मीडिया, FMCG और अपस्ट्रीम ऑपरेशंस। माना कि डिजिटल और एनर्जी सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ और भी विंग्स हैं जो बहुत साइलेंटली मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इन अचीवमेंट्स पर एक नजर डालिए। मीडिया में जियोस्टार ने 550 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और फिल्म धुरंधर 1000 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी बन गई है। FMCG सेगमेंट का रेवेन्यू दुगना होकर 22,000 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें अकेले कैंपा ब्रांड ने 4,700 करोड़ रुपए जोड़े हैं। और ऑयल एंड गैस में KG-D6 प्रोडक्शन में एनालिस्ट को 12 से 14% की गिरावट का डर था, लेकिन इसे शानदार तरीके से सिर्फ 8% पर मैनेज कर लिया गया।
फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर कि परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स जिन पर आपको नज़र रखनी है। इस पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग को अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए समराइज करें तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक क्विक चेकलिस्ट। सबसे पहले SCID और जियोपॉलिटिकल फ्रेट कॉस्ट का मार्जिन्स पे क्या असर हो रहा है, इसे ट्रैक करें। दूसरा, सोलर और बैटरी गीगा फैक्ट्री के शुरू होने की टाइमलाइंस पर नजर रखें। तीसरा, जियो का ARPU 214 रुपए से आगे कितना बढ़ता है, ये देखना अहम होगा। और अंत में ग्लोबल गैस की कीमतों का अपस्ट्रीम CBM और KG-D6 प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है, इसे ऑब्जर्व करें। तो कुल मिलाकर ये सब हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। फाइनेंशियल ईयर 27 में जब ये तेजी से बढ़ते डोमेस्टिक कंज्यूमर इंजन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड से टकराएंगे तो क्या होगा? क्या ये विशाल डिजिटल और रिटेल ढांचे अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल एनर्जी शॉक्स को आसानी से झेल पाएंगे? ये देखना वाकई बहुत ही एक्साइटिंग होगा। इसी थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपनी खुद की रिसर्च को और डीप ले जाने के लिए एंड में दिए गए फाइनेंशियल एजुकेशन नोटपैड को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। इन्वेस्ट करते रहें, सीखते रहें। आपसे अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं।